गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। दिवाली का पावन पवित्र पर्व है और इस पावन पवित्र पर्व पर मनी9 की पूरी टीम की ओर से हमारे तमाम दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये दिवाली और अगला एक साल पूरा जो है वो आपके लिए बेहद खुशियों भरा। जैसे हम दिवाली पे दीप जलाते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी, आपके पोर्टफोलियो में भी मुनाफे का दीप जलता हुआ नजर आए। आपको ढेरों सारा मुनाफा हो आज के दिन में भी और इनफैक्ट आने वाले पूरे साल में भी, और अगली दिवाली को भी आप रिजॉइस करते हुए नजर आएं। चलिए इसी उम्मीद के साथ शो को शुरू करते हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैम वेरी गुड मॉर्निंग। दिवाली का पर्व है तो आपको भी इस पावन पवित्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैम गुड मॉर्निंग संदीप जी, आपको, सारी टीम को और सारे व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल मैम, तो हर्षोल्लास का माहौल है। साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन वैसा मूड माहौल बाजार में नहीं देखने को मिला है। खास तौर पे छोटी दिवाली के दिन बाजार में कुछ जो एक्शन था वो इतना अच्छा नहीं देखने को मिला है। तो पहले यही समझते हैं कि छोटी दिवाली पर बाजार ने किस तरह से रिएक्ट किया, फिर तैयारी करेंगे आज की यानी कि दिवाली के दिन की। पहले बात करते हैं कल के बाजार की। कल के बाजार में अगर हम देखें तो सर हरे और लाल निशान के बीच में हमने देखा कि बाजार डोलता हुआ नजर आ रहा था। तो दिवाली से पहले बाजार दिशा की तलाश में था और इनफैक्ट फाइनली जो दिशा मिली वो लाल निशान के साथ ही देखने को मिली, यानी कि बाजार गिरकर ही बंद हुआ। एक समय हमने देखा बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच फाइनल क्लोजिंग गिरावट के साथ देखने को मिली और 2 दिन से लगातार बाजार मजबूत था। लेकिन कल के सेशन में आप देखिए जो खरीदारी थी या तो जो मजबूती थी वो मुनाफा वसूली या फिर बिकवाली में तब्दील होती हुई नजर आई। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 114 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 450 अंक और बैंक निफ्टी में भी 450 अंकों की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 24,498, 24,500 के दर्शन कल नहीं हो पाए थे और यही वो लेवल है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे साबित हो रहा है। और वहां से आप देखिए निफ्टी करीब 150 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने देखा एक समय 80,500 का जो लेवल है उसे छूने की कोशिश जरूर हुई, उस लेवल को नहीं पार कर पाए और वहां से भी देखिए तो करीब करीब 500 अंकों के आसपास की हमने गिरावट ही बनती हुई दिखी। और 52,000 का जो स्तर है उसके नीचे जो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी वो होती हुई नजर आई है। तो दिवाली से पहले बाजार का जो मूड माहौल है थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अगर हम दिवाली टू दिवाली बाजार का परफॉर्मेंस देखें, जो पिछले 13-14 साल का परफॉर्मेंस हमने ट्रैक किया है उसमें तो अगर आप देखेंगे तो पूरे साल का जो परफॉर्मेंस है वो तो बेहद शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि 14 में से केवल 2 साल ही ऐसे हैं जब हमने देखा है कि दिवाली के दिन बाजार में जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव देखने को मिलते हैं। 3 साल है इनफैक्ट, आप देखिए 2011, 2015 और 2022 जब ऐसे साल थे जब हमने बाजार में गिरावट बनती हुई देखी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिवाली से लेकर दिवाली तक का जो सफ़र है बाजार का वो आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। तो मैम लॉन्गर टर्म पिक्चर बहुत बढ़िया नजर आ रही है, क्योंकि दिवाली से लेकर दिवाली तक हम देखते हैं कि बाजार में अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स ही बनते हुए दिखते हैं। लेकिन कल की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार में पेन है। 24,500 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे बाजार के लिए सामने निकलता हुआ दिख रहा है। तो कहां पे फोकस करें, शॉर्ट टर्म पर या लॉन्ग टर्म के लिए? संदीप जी, मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ही पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले शो में भी बात की थी कि अगर 24,686 का लेवल ब्रेक होता है तो 24,200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमने वैसा ही होते हुए देखा और लास्ट वीक काफी ज्यादा पेन देखने को मिली है मार्केट्स में। इनफैक्ट अगर मैं अक्टूबर की ही बात करूं तो इट हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स सिंस मार्च 2020, जो पैंडेमिक का टाइम था। यस, लोअर लेवल से हमने अच्छी एक रिकवरी आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है ये रिकवरी और भी एक्सटेंड हो सकती है। बट स्टिल आप इसको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ही रखें, बिकॉज एफआईआई से हमने सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज आते हुए देखे फॉर लास्ट कंसेक्यूटिव 22 सेशंस। सो 1 लाख करोड़ तक की सेलिंग हुई है डोमेस्टिक इक्विटीज में से, और बहुत फंड्स हैव मूव टू चाइना, बिकॉज चाइना ने जो रिसेंट स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं उसकी वजह से फंड्स हैव मूव टू चाइना इन सर्च ऑफ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। इसके साथ साथ यूएस इलेक्शंस आने वाले हैं और उसको लेके काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में और बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्टेड इलेक्शन रिजल्ट जहां काफी ज्यादा ट्रंप विक्ट्री के चांसेस बनते जा रहे हैं। अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो उसके साथ लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं अबाउट टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अ हॉकिश स्टांस बीइंग मेंटेन्ड बाय यूएस फेड। सो इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अपटिक आता हुआ देखा है, और डॉलर इंडेक्स हैज बीन ट्रेडिंग क्लोज टू ऑलमोस्ट 3.5 मंथ हाई। सो ये सारे फैक्टर्स मार्केट पे काफी ज्यादा वे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने अर्निंग्स पे आते हुए देखी है सेकंड क्वार्टर की, वो काफी म्यूटेड रही है।
इससे भी बाजार काफी ज्यादा, अगर हम डोमेस्टिक सिनारियो की बात करें तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा है, और इस वजह से हमने काफी सिग्निफिकेंट डाउन साइड आते हुए देखी है। बट मुझे लगता है अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो 24,180 से 24,200 का जो एरिया है, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म, और हमें फर्दर एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। सो यहाँ से सिलेक्टिव बाइंग अप्रोच अडॉप्ट की जा सकती है। और मुझे लगता है निफ्टी की अगर हम टारगेट्स की बात करें तो अगर 24,500 का जो लेवल है, जो आपने भी बात की, इट्स एक्टिंग इज अ वेरी मेजर हर्डल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 24,800 इन 25,000 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया है। मुझे लगता है वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, बट यस 50,000 से 49,700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोर एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। So, मुझे लगता है लोअर लेवल से यहाँ पर भी बाइंग देखने को मिलेगी, एंड वंस द लेवल ऑफ 52,600 इज सरपास्ड, बैंक निफ्टी में भी फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। सो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। वंस द इवेंट रिस्क इज ओवर, यूएस के इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद 7 नवंबर को यूएस फेड की मीटिंग भी है, जहां काफी ज्यादा चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। ये दोनों थोड़े मेजर इवेंट्स रहेंगे। इसके साथ साथ इस हफ्ते यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा भी है। इन सारे इवेंट से मुझे लगता है वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बट यस डायरेक्शन अगर हम बात करें, जब तक ये लेवल 24,180 का फॉर निफ्टी इज होल्डिंग ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, रिकवरी मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। अच्छी बात यह है कि 24 से 180 जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, और शॉर्ट टर्म रिबाउंड की ही कोशिश बाजार में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये एक आपने पॉजिटिव बात बोली है। चलिए, आपने मैम आप अगला सवाल भी मेरा एड्रेस कर ही दिया है। मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपसे पूछने ही वाला था कि 52,000 का जो लेवल है उसको हैंडल नहीं कर पाया है बैंक निफ्टी, और इनफैक्ट एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि 52,000 के ऊपर एक बार को लग रहा था कि जो 51,000 से 52,000 की रेंज है उस रेंज से ये बाहर निकलता हुआ दिखा, लेकिन वैसा कुछ रुझान देखने को मिला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कल के सेशन में अगर हम देखें, छोटी दिवाली के दिन हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, बैंकिंग, आईटी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो कि गिरते हुए नजर आए थे, जो कि बाजार को नीचे खींच रहे थे, और खरीदारी हो रही थी मीडिया सेक्टर में, एफएमसीजी में, एमएनसीज में, इंफ्रा और मेटल इंडेक्स। यहाँ पे हमने देखा कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी है। सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, ट्रेंट और इन्फोसिस ये निफ्टी के टॉप लूजर्स थे, जो कि बाजार पर दबाव बना रहे थे, और सपोर्ट करने में सबसे आगे था अदानी एंटरप्राइजेज, 4% से ज़्यादा मजबूत था। हीरो मोटोकॉर्प में रिकवरी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मारुति, ये सब हरे निशान के साथ कल के सेशन में बंद होते हुए नजर आए हैं। तो मैम, हमने देखा है कि जो बैंकों में नतीजों के दम पर तेजी बनती हुई दिखी है, जो रिकवरी बनी है, क्या ये टिकाऊ नहीं है? क्योंकि कल जिस तरह से बैंक निफ्टी गिरा है, और जो एयू स्मॉल फाइनेंस देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, कोटक, एक्सिस, पीएनबी, यानी कि आप निजी बैंक देखिए चाहे प्राइवेट बैंक देखिए, सभी तरह के बैंक आप देखिए कल फिसलते हुए नजर आए हैं। क्या महज एक प्रॉफिट बुकिंग है ये? अभी भी बैंकों में हर गिरावट पर खरीदारी ही करके चलना है? बाय ऑन डिप्स हैं बैंक्स? यस संदीप जी, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे। यहाँ से मुझे लगता है फर्दर रिकवरी देखने को मिलेगी। इवन दो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स जरूर रही हैं, बट मुझे लगता है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर नियर टर्म में, आई एम नॉट सेइंग लॉन्ग टर्म, बट यस नियर टर्म के लिए आउटलुक फेवरेबल है। सो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और जैसा कि मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पर अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिली है, पर 1100 के लेवल पर यहाँ पर भी मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहां से बाइंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो यस शॉर्ट टर्म में जरूर मैंने प्रेशर की बात की थी, पर लॉन्गर टर्म के लिए मुझे एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव नजर आता है। 1680 के लेवल्स पर अगर आपको एचडीएफसी बैंक मिलता है तो बाइंग करके चल सकते हैं। 1620 का स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड में 1820 से 1840 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बट वहीं अगर मैं फेवरेट बेट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कैनरा बैंक, पीएसपी, पीएनबी, इन तीनों में अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। इसके साथ साथ आईडीएफसी बैंक में भी मुझे एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है ऑन द हायर साइड। सो मेरी कैनरा बैंक में भी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। पीएनबी में भी अगर हम देखें तो 93 से 92 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है। सो पीएनबी में भी 97 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। 90 का स्टॉप लॉस रखें, 115 से 120 तक के टारगेट्स रहेंगे। आईडीएफसी बैंक में भी बात करें तो 61 का एक सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो मुझे लगता है 67 से 66 के लेवल पर आईडीएफसी बैंक में भी बाइंग की जा सकती है। 60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड 78 से 80 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दीज आर शॉर्ट टर्म कॉल्स। बहुत लंबा नजरिया अभी ना रखे बैंकिंग सेक्टर में, मुझे लगता है हाई लेवल से रैली फिर फिजल आउट हो जाएगी। वहीं अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहे, और वहां पर भी हमने
अच्छी बाइंग आते हुए देखी, बट यस मेरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है आईसीआईसीआई बैंक में। मुझे लगता है जब तक 1350 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ओनली इन केस 1350 का लेवल ब्रेक होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे। ठीक है मैम, बहुत लंबा चौड़ा आपने पूरे सेक्टर को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर दिया है मैम। लेकिन मैम अगर हम थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलें, यानी कि दिवाली तो दिवाली, जैसे हमने अभी ग्राफिक्स में देखा भी कि ज़्यादातर बाजार पॉजिटिव साइड पे ही रिएक्ट करता है, यानी कि अच्छे रिटर्न ही बनते हैं अगर आप एक साल का नज़रिए लेते हैं। तो क्या मेटल और इंफ्रा पैक में अगर कोई 1 साल या 2 साल का व्यू लेके चल रहा है तो क्या ये सही मौका है एंटर करने का, खरीदारी करने का या निवेश शुरू करने का? India is on a strong growth path and we are outperforming other emerging markets in terms of our growth. So मुझे लगता है मेटल्स और इंफ्रा सेक्टर काफी ओवरऑल, अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे, पर मुझे लगता है अगर आपका 2 साल का भी नजरिया है तो भी थोड़ा वेट करें और लोअर लेवल्स पर ही बाइंग करें। बट यस अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यस यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर इमर्ज हो रही है, बट दीज आर ओनली फॉर 1 to 2 मंथ पर्सपेक्टिव। अभी बहुत ज्यादा लंबा मुझे नजरिया मार्केट में पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है आफ्टर स्ट्रॉन्ग गेन्स दैट वी हैव सीन इन लास्ट 4 years मार्केट इज एक्चुअली एंटरिंग अ करेक्टिव फेज, एक कंसोलिडेशन है जो आई थिंक 6 months तक चलेगी। मैं इसका रीजन भी समझाना चाहूंगी, बिकॉज फेड ने जो भी 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया है, दिस इज इंडिकेटिंग कि यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, और हमारे भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ स्लो डाउन जरूर देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक मार्केट्स आर क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग। मुझे लगता है इसका इफेक्ट हम थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर टर्म में देखेंगे। मुझे लगता है 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन रहेगी, आपको दोबारा से लोअर लेवल्स मिलेंगे। अगर आपका 2 साल का नजरिया है वहां पर मैं दोबारा हम इसी शो पे बात करेंगे और दोबारा हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम पिक्स जरूर सजेस्ट करेंगे, बट अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मेरी बाइंग की एडवाइस रहेंगी। आप सिर्फ 1 से 2 महीने का नजरिया लेके चलें, और ठीक है। मेटल सेक्टर और इंफ्रा दोनों में मुझे लगता है बाइंग की जा सकती है। अगर मैं मेटल सेक्टर की बात करूं तो मुझे लगता है सेल में बाइंग की जा सकती है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 110, आप बाइंग करके चल सकते हैं। 90 का स्टॉप लॉस रखें, हाई साइड में 135 से 140 तक के टारगेट्स रहेंगे। वहीं अगर हम हिंडाल्को की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है मेटल्स की थीम, जैसा कि मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था, स्लाइटली पॉजिटिव है। सो हिंडाल्को में भी मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी, बट थोड़ा सा वेट करें। 650 के लेवल्स पर इसमें बाइंग की जा सकती है, 600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 750 के टारगेट्स रहेंगे। इसके साथ साथ मैंने लास्ट शो में भी रामा स्टील मेंटेन किया था एट लेवल्स ऑफ अराउंड 11, और वहां से हमने एक अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं, इनफैक्ट ऑन द सेम लेवल इटसेल्फ। मुझे लगता है रामा स्टील में अभी भी आपको 12 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 8 का स्टॉप लॉस रखें एंड 18 एंड 21 तक के टारगेट्स रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इंफ्रा सेक्टर की बात करते हैं तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक अच्छी पिक रहेगी। आपको कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 290, आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। 265 का स्टॉप लॉस रखें, और हाई साइड में आपके 340 से 345 तक के टारगेट्स रहेंगे। सो मेरी इंफ्रा एंड मेटल सेक्टर दोनों में ही बाइंग की एडवाइस रहेगी, बट आई वुड अगेन रिपीट दीज आर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। चलिए 1 से 2 महीने का ही नजरिए रखिए, लंबी अवधि के लिए अभी मत सोचिए। मेटल और इंफ्रा दोनों में खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो कल हमने देखा कि छोटे मझोले स्टॉक्स में हमने एक्शन पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ देखा। भले ही फ्रंटलाइन इंडाइसिस पिट रहे थे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों हरे निशान में बंद हुई, जिस वजह से एडवांस डिक्लाइन आप देखिए पूरी तरह से एडवांसिस के फेवर में थी। 2100 शेयर लगभग ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए, और 686 शेयरों में हमने गिरावट बनती हुई देखी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। मिड कैप इंडेक्स 88 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए 800 अंकों से ज़्यादा की मजबूती लेके बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स हाई लेवल से फिसलता हुआ दिखा था, जो हाई लेवल्स बने थे दिन के दौरान वहाँ से करीब करीब 550 अंकों के आसपास की गिरावट हमने देखी। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। 54,270 के आसपास का हाई बना था, और 54,100 के आसपास हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो छोटे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि दमदार एक्शन ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। मैम, मिड कैप स्मॉल कैप में पीएसयू तबका एक ऐसा है जहाँ पे ज़्यादातर छोटे निवेशकों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, और तिमाही दर तिमाही हम देख रहे हैं या पिछले 2-3 तिमाहियों में शेयर होल्डर्स की संख्या रिटेल कैटेगरी में इन पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। अब जब थोड़ी थोड़ी रिकवरी इन लोअर लेवल से इन स्टॉक्स में आ रही है, जैसे आईआरएफसी हुआ, आरवीएनएल, इरकॉन, ये रेलवे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा आईएफसीआई, एससीआई, आईटीआई, ड्रेजिंग, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि कल के सेशन में काफ़ी अच्छी मजबूती लेकर बंद हुए हैं। इनमें से कोई स्टॉक जो आप पिक एंड चूज़ करना चाहेंगे मैम, जो कि रिकवरी के लिए आपको अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे बेट किया जा सकता हो? बिल्कुल संदीप जी, पीएसयू स्टॉक्स मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं।
ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन हमने आते हुए देखी है, बट यहाँ से इनफैक्ट मेरी टॉप पिक्स रहेंगे पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू स्टॉक्स, और आईआरएफसी हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। मुझे लगता है आईआरएफसी में बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 147 to 148, और 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड हाई साइड में 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पिछले सेशन में भी हमने आईआरएफसी में अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा डिप पे इसमें दोबारा बाइंग की जा सकती है, यहाँ से अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है डिफेंस स्टॉक्स में भी यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। हमने प्रीवियस सेशन में भी बीईएल में, कोचिन शिपयार्ड, दोनों में काफी ज्यादा अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। मुझे लगता है ये बाइंग यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। कोचिन शिपयार्ड में भी आप 1450 से 1440 के लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। आपका 1170 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1780 से 1800 तक के टारगेट्स रहेंगे। वहीं अगर मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। 210 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 190 का स्टॉप लॉस रखें एंड 248 से 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, परफेक्ट मैम। तो ये तो बात हुई पीएसयू स्टॉक्स की, कहाँ पे एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आज चूंकि दिवाली का दिन है, कहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिखेगा उसकी तैयारी शुरू करते हैं, फोकस करते हैं आज की तैयारी पर। तो मैम आज दिवाली का दिन है, उसके साथ साथ मंथली एक्सपायरी का दिन भी है। तो दिवाली और मंथली एक्सपायरी का जो एक तड़का है वो बाजार में आज लगता हुआ दिखेगा। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि अक्टूबर का महीना बाजार के लिए कुछ खास अच्छा रहा नहीं है, और मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ा रिवर्सल हो सकता है पोजीशंस में, ऐसी ज़्यादातर उम्मीद रहती है। उठापटक तो रहती है आज के दिन, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये उम्मीद करके चलें कि आज के दिन बाजार में कुछ बड़ा पलटफेर हो सकता है, जिस तरह से अक्टूबर खराब रहा है, क्या आज के दिन पोजीशंस बदलती हुई दिखेगी? तो क्या ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करें जहां पे रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग आ रही है? उसमें एनबीएफसी एक ऐसा तबका है जहां पे कल भी हमने देखा बहुत स्ट्रांग मूव्स बनते हुए नजर आ रहे थे। चाहे आप कैप्री ग्लोबल देखिए जो कि रिजल्ट्स का रिएक्शन था, पूना वाला फिनकॉप में भी 10% से ज़्यादा का मूव था, स्पंदन स्फूर्ति, फ्यूजन, सेट इन क्रेडिट केयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये तो दूसरे दिन मजबूत था। तो बैंकों के बाद अब ये जो रैली है मैम एनबीएफसी में भी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, क्या यहाँ पे कोई खरीदारी के मौके हैं? यस संदीप जी, मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में बाइंग की जा सकती है। अगर मैं श्रीराम फाइनेंस की बात करूं तो मुझे लगता है 3000 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। सो आपको 3150 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 2980 और हाई साइड में 3380 से 3400 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो 3650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने बजाज फाइनेंस की भी बात की थी और रिजल्ट्स काफी स्टेलर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी मूव भी दिखाई है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में अभी भी 66 से 6650 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। आपको कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल अप अराउंड 6880, बाइंग कर सकते हैं। 6600 का स्टॉप लॉस रखें और हाई साइड में 7400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मैम इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो शुगर स्टॉक्स हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ और ये सब बाकी जो गिफ्टिंग वाली आइटम्स होती हैं, चाहे वो चॉकलेट्स देखें या बाकी चीज़ें देखें, तो उस वजह से शुगर की डिमांड में भी काफ़ी अच्छा सर्ज देखने को मिलता है। और शुगर स्टॉक्स में सिलेक्टिवली उसका कुछ इम्पैक्ट दिखना लग भी गया है। चाहे आप उगर शुगर देखिए, उत्तम शुगर देखिए, द्वारिकेश देखिए, बलरामपुर देखिए, इनमें कुछ जो मिठास बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या इसका जायका लिया जा सकता है? ये संदीप जी, मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं यहाँ से। मुझे ये लगता है उत्तम शुगर में और बलरामपुर चीनी में बाइंग की जा सकती है। उत्तम शुगर में अगर हम देखें तो 280 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। सो 315 के आसपास इसमें बाइंग की जा सकती है। 280 का स्टॉप लॉस रखें, 375 से 380 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बलरामपुर चीनी में हमने ऑलरेडी काफी गेन्स आते हुए देखे हैं फ्रॉम लोअर लेवल्स, बट यस अभी भी अगर आपको 640 के आसपास मिलता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 550 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 780 से 800 तक के टारगेट्स रहेंगे। ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म नजरिया रहेगा बलरामपुर चीनी में, क्योंकि मुझे लगता है ये लॉन्गर टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। सो दिस इज लुकिंग पॉजिटिव ऑन चार्ट्स। बलरामपुर चीनी एंड उत्तम शुगर मिल्स दोनों में बाइंग की जा सकती है। परफेक्ट। बट आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट, मुझे लगता है मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ से। दीज आर ओनली शॉर्ट टर्म बेट्स, बट बलरामपुर चीनी आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो बलरामपुर चीनी आप चाहें तो स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं। कुछ ऐसा ही रुझान मैम केमिकल शेयरों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक्स भी लंबी गिरावट के बाद उभरते हुए नजर आ रहे हैं और लोअर लेवल से जो बाउंस बैक आ रहा है शेयरों में काफ़ी अच्छा है। ये अक्टूबर में जो गिरावट हुई उससे पहले भी काफ़ी मजबूत हो रहे थे, ये एक लंबी गिरावट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ गया, फिर से यहाँ पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से बनता हुआ दिख रहा है। चाहे DCW हो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, GHCL, सुदर्शन केमिकल, कैमलिन फाइन साइंसेज, कल भी आप देखिए बाजार हाई लेवल से
चल गया, लेकिन इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे गेंस बन रहे थे। इनमें से आपकी टॉपिक्स क्या होंगी मैम? संदीप जी, एक्चुअली हम बाइंग की बात कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में एक रीबाउंड का माहौल है, ऑलरेडी हमने काफी करेक्शन आते हुए देखी है। सो चार्ट्स पर सब में एक रीबाउंड दिख रहा है, लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख रहा है, बट यस मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा। शॉर्ट टर्म के लिए जरूर बाइंग की जा सकती है। सुदर्शन केमिकल्स में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। सो अगर आपको डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 950 से 960, इसमें बाइंग कर सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस रखें एंड हाई साइड पे 1180 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 1200 का लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो 1350 तक के टारगेट्स सुदर्शन केमिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कैमलिन फाइन भी मुझे लगता है पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसमें भी बाइंग की जा सकती है, बट यस बहुत ज्यादा हेवी बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता है मोमेंटम बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए जरूर बाइंग की जा सकती है। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 100 बाइंग करके चल सकते हैं। 94 का स्टॉप लॉस रखें एंड 125 तक के टारगेट्स रहेंगे इसमें। मैम, ये जो आप रीबाउंड की बात कर रही हैं उसमें एफआईएस की बिकवाली एक बड़ा रोड़ा था जो कि अब थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है, हालांकि खत्म नहीं हुई है। परसों का जो आंकड़ा आया था वो 4 महीने के निचले स्तर पर देखने को मिला था एफआईएस की सेलिंग का। लेकिन एक दिक्कत हमारी खुद की भी है और वो है तिमाही नतीजे जो कि अच्छे नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर कंपनियां डिसअपॉइंट कर रही हैं या फिर इनलाइन नंबर्स दे रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नंबर्स या तो फिर एक्साइटिंग नंबर्स नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। कल के नंबर्स की अगर हम बात करें जो कि बाजार बंद होने के बाद आई या रिएक्शंस दिखा, जिसमें वो था एल&टी, टाटा पावर, डाबर, एबी कैपिटल, बायोकॉन, आईआरबी इन्फ्रा। ये कुछ प्रमुख कंपनियां थी जिनके नंबर्स आते हुए दिखे, जिन पर रिएक्शन भी दिखा। इनमें से आपकी नज़र किस पे होगी मैम? संदीप जी, इवन तो डाबर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। और जो हम ओवरऑल कंसोलिडेशन एंड करेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट पिछले सेशन में भी देखे तो हमने एफएमसीजी सेक्टर में ओवरऑल काफी गेन्स आते हुए देखे, तो मुझे लगता है डाबर में यहाँ से बाइंग की जा सकती है। थोड़ा सा डिप की वेट करें, बट येस इसमें मुझे लगता है ओवरऑल बाइंग का ही ट्रेंड रहेगा। 525 पे मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। 440 के स्टॉप लॉस रहेंगे और हाई साइड में 700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं डाबर में। सो डाबर में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। टाटा पावर भी मुझे पॉजिटिव नजर आता है, सो टाटा पावर में भी मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। Just suggest the levels. सो टाटा पावर में भी अगर हम देखें तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना है स्टॉक में 390 के लेवल्स पर। सो टाटा पावर में भी 420 के लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। 387 का स्टॉप लॉस रखें एंड हाई साइड में 475 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो मैम आज दिवाली का दिन है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है जहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओवर द वीकेंड भी केवल एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज, जिसके नंबर्स आएंगे। लेकिन आज की जहाँ तक बात है तो कुछ आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी से टाटा इन्वेस्टमेंट हुआ, बीएफ यूटिलिटीज़, बीएफ इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा नारायण हृदयालय, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और जेन टेक्नोलॉजीज़ के नंबर 2 तारीख को आते हुए दिखेंगे। तो कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नाम जो कि चार्टिकली या फिर फंडामेंटली आपको अच्छा लग रहा हो मैम? संदीप जी, जेन टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रैकिंग क्लोजली। सो जेन टेक्नोलॉजीज में अगर हम देखें तो 640 से 650 पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। बहुत हमने हायर लेवल से ऑलरेडी करेक्शन आते हुए देखी है, बट यस मुझे लगता है यहाँ पर इवन दो थोड़ा सा स्लो रहेगा मोमेंटम, बट यस एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। सो 680 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 640 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। इन 780 से 800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इन केस स्टॉक मैनेजेस टू क्लोज अबव 840 लेवल्स, फर्दर तेजी हम आते हुए देख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, तो जेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ज़रूर मजबूती बनती हुई नजर आ सकती है। नंबर्स अवेटेड हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन मैम ये जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज की बात चली है तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। एलसीड इन्वेस्टमेंट का शेयर आपने भी देखा होगा, 3.5 रुपये वाला शेयर किस तरह से हमने देखा 2,36,000 के पार जाता वो देखा। सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला स्टॉक बन गया है, एमआरएफ को भी इसने पछाड़ दिया है। तो अब क्या ऐसी ही जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिनकी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेडिंग हो रही है, क्या उनमें कहीं आपको मौके नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि एक जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट होता है वो इन कंपनियों में देखने को मिलता है। तो भले ही वो पिलानी हो, बीएफ इन्वेस्टमेंट हो, टाटा इन्वेस्टमेंट, कल्याणी इन्वेस्टमेंट या कोई और भी होल्डिंग कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आपके रडार पे हो। संदीप जी, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स मुझे लगता है यहाँ पर आई बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। पीछे हमने इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छी बनते हुए देखी थी, इवन तो अभी वॉल्यूम्स थोड़ी सी लैकलस्टर है, बट यस अगर हम इसमें देखें तो लोअर लेवल्स पर 180 से 185 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। आपको 240 तक के लेवल हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ पिछले शो में मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी, वहां से हमने ऑलरेडी करेक्शन आते हुए देखी एंड स्टॉक हैज
काइंड ऑफ शोन अ गुड रीबाउंड फ्रॉम 6700 ऑड लेवल्स। सो मुझे लगता है टाटा इन्वेस्टमेंट में भी 6650 से 6700 लेवल्स पर बाइंग करके चल सकते हैं। 6200 का स्टॉप लॉस रखें। हायर साइड में 7700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो डिस्क्लोजर, आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग टाटा इन्वेस्टमेंट, बट यस मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से स्लाइटली प्रॉमिसिंग नजर आता है। चलिए, तो ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी, जहाँ पे बाजार का हाल फिलहाल जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होता है वो दिखा है। एलसीडी इन्वेस्टमेंट में जिस तरह से वो स्पेशल कॉल ऑक्शन हुआ था, उसके बाद जिस तरह के गेंस बने हैं, एक जो वैल्यू उभर के सामने आई है, उसका इम्पैक्ट हम बाकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उसमें भी आते हुए देख रहे हैं। मैम, आप कह रही थी कि शॉर्ट टर्म में बाजार में एक रिबाउंड की स्थिति बन रही है, तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे दर्शक भी जानने के लिए कि आपकी नज़र किन स्टॉक्स पे है शॉर्ट टर्म के लिए सही, कहाँ पे बेट किया जाना चाहिए, चाहे दिवाली की बात करें या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन की बात करें या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके चलें, तो किन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए? संदीप जी, मैंने जैसे पहले मेंटेन किया, मुझे पीएसयू स्टॉक्स यहाँ से अच्छे नजर आ रहे हैं। सो कैनरा बैंक में मेरी बाइंग की प्राइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 99, स्टॉप लॉस रहेंगे 91 और हायर साइड में 115 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जेबीएम ऑटो में भी बाइंग कर सकते हैं 1550 के लेवल्स पर। 1435 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड मेरी थर्ड पिक रहेगी डिफेंस सेक्टर से, कोचीन शिपयार्ड में बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1420 टू 1440, स्टॉप लॉस रहेंगे 1170 एंड 1780 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सेक्टर वाइज बात करें तो मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर में भी यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल बन रहा है। सो रियल एस्टेट सेक्टर पे भी नजर रख सकते हैं। डीएलएफ एंड हुडको मेरी टॉप पिक्स रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैम ये जो पिक्स आपने बताई हैं इनमें क्या व्यू लेके चलना है? संदीप जी, इसमें 1 से 2 महीने का नजरिया रखिए। मुझे मार्केट्स में भी थोड़ी कंसोलिडेशन एंड ओवरऑल करेक्शन नजर आती है हाई लेवल से, बट यस शॉर्ट टर्म में मुझे एक रीबाउंड नजर आ रहा है। सो रीबाउंड में मुझे लगता है एक अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। इलेक्शन के बाद मुझे लगता है वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यूएस इलेक्शंस के बाद मुझे लगता है वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी एंड वी आर लाइकली टू सी गुड मूवमेंट्स इन मार्केट्स। चलिए, भले दिवाली का पर्व है लेकिन बाजार का ज़्यादा फोकस यूएस के इलेक्शंस के ऊपर है। जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा, आउटकम आ जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी स्थिरता आती हुई दिखे, तब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए केवल 1 से 2 महीने का नजरिया लेकर आप कैनरा बैंक, जेबीएम ऑटो, कोचिन शिपयार्ड और रियल एस्टेट में डीएलएफ और हुडको में खरीदारी करके चल सकते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सारे स्टॉक्स बताने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स जो आप मेंशन करना चाहेंगी? Yes, Sandeep ji, I'm personally holding some of the stocks in limited quantity that we've spoken about and we have recommended these to our clients as well. चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा मैम। Thank you, Sandeep ji, for inviting and happy Diwali to you as well. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए, तो दिवाली के दिन आज के लिए उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही शुभ होगा और अगला 1 साल यानी कि यहाँ से लेकर अगली दिवाली तक भी आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।